Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 7th of the August 2023 we will discuss द हिंदू एडिटोरियल। तो आज 7 अगस्त 2023 है और हम द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन को इस सीरीज में डेली एनालिसिस करते हैं। आइए एनालिसिस शुरू करते हैं। द हिंदू में एक आर्टिकल जो है छोटा सा छपा है, राहुल गांधी के जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था लेजिस्लेचर के केस में, जो वो एक्चुअल में एक मानहानि का केस था मोदी सरनेम को लेकर के, उसी से संबंधित एक जो है आर्टिकल है सेंस ऑफ प्रपोर्शन। तो सेंस ऑफ प्रपोर्शन में ये उनका कहना है कि जिस तरीके से एक निचली अदालत सेशन कोर्ट ने सज़ा सुनाया 2 साल का और अगले ही दिन जो है डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस आ गई पार्लियामेंट के तरफ से, उसी प्रपोर्शन में इसे फिर रिस्टोर किया जाना चाहिए। तो इसके सेंस में ये चीज़ मेन देखने वाली बात ये है कि जो लेजिस्लेचर हैं, सांसद हैं, इनके जो पास एक राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन। वह राइट हर जनता के पास है, लेकिन इनके पास एक राइट जो है राइट टू एक्सप्रेशन, वो पार्लियामेंट के अंदर या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक्स्ट्रा है। वहाँ पर जो कुछ भी बोलेंगे उस पर कोई मानहानि का केस नहीं हो सकता, कोई भी लीगल या कानूनी प्रक्रिया द्वारा केस नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई पार्लियामेंट के बाहर बोलता है और अगर वो किसी लॉ का वायलेशन करता है, मानहानि का मामला बनता है, तो उसके ऊपर केस किया जा सकता है। 2019 का जो जनरल इलेक्शन था, उसी समय जो चुनाव प्रचार चल रहे थे, जनरल इलेक्शन कैंपेन चल रहे थे, उसी टाइम राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को कहा था कि सभी चोरों की सरनेम मोदी ही क्यों है। इस तरीके का जो है एक केस चला था और उसका जो फैसला जो है अब आया, लेकिन सूरत की जो सेशन कोर्ट ने उसने 2 साल का सज़ा दिया था, जिसके वजह से 2 साल की सज़ा लेजिस्लेचर के केस में ये है, किसी को 2 साल की सज़ा हुई तो फिर 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है, ये प्रोविज़न है। इस प्रोविज़न की वजह से राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो सेशन कोर्ट ने सज़ा दिया वो अधिकतम सज़ा 2 साल दिया है और साथ ही साथ हाई कोर्ट ने भी उसको मेंटेन रखा है। लेकिन उन्होंने कहा ये नहीं बताया गया उस बेंच द्वारा कि इतनी बड़ा जो है सज़ा क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इस केस में ये मैक्सिमम सज़ा है और फिर उसमें फ़ाइन का भी प्रोविज़न है, तो फाइन नहीं लगाया गया, जबकि जो है ये केवल इतना बड़ा सज़ा दिया गया। द बेंच हैज़ आल्सो नोटेड दैट द ओनली रीजन गिवन बाय द ट्रायल कोर्ट इन फेवर ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस वाज दैट मिस्टर गांधी हैड आल्सो बीन एडमोनिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इन 2019। राहुल गांधी के ऊपर 2019 में भी एक केस चला था, कंटेम्प्ट का ही था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने चेताया था, वार्निंग दिया था कि किसी भी शब्द को कहने से पहले अपने वाणी पर ध्यान रखें, विराम दें। तो निचली अदालत का, सेशन कोर्ट का ये कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दिया था, उसके बावजूद राहुल गांधी ने इस बात को नहीं माना, इसलिए उनका कहना है कि उन्होंने मैक्सिमम सज़ा दिया है। तो अगर देखा जाए, लोकसभा सेक्रेटरीट जो होता है वो उसके सारे लीगल काम वही करता है। तो लोकसभा जो सेक्रेटरीट है वो जो है क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन, शपथ ग्रहण कराना, जो भी काम होते हैं वो उन्हीं का काम है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से कहा गया है कि लोकसभा सेक्रेटरीट को चाहिए कि जिस प्रोपोर्शन में उन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाते हुए डिस्क्वालीफाई का नोटिफिकेशन जारी किया था, उसी तरीके से ये नोटिस फिर से जारी करें कि जो मेंबरशिप है उसे रीस्टोर कर दिया गया है। इस आर्टिकल में यही चीज़ें मेन हैं और सब चीज़ें पॉलिटिकल हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इतना ही था कि लेजिस्लेचर के पास जो पावर है वो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर डिफरेंट है, और जब सुप्रीम कोर्ट का कहीं पर आदेश हो, वार्निंग हो, तो उसे ध्यान में रखा जाए। और कोर्ट ने भी कहा है कि अपने बातों पर ध्यान रखें कभी कुछ बोलते वक्त। अगला टॉपिक है टॉप बोर्ड। टॉप बोर्ड ये है चेस से रिलेटेड, जो भारत में चेस के प्लेयर हैं उनके प्रोग्रेस से संबंधित है। अगर देखा जाए तो जो ओलंपियाड है चेस के क्षेत्र में, जो पिछले ओलंपियाड की बात करें तो डी गुकेश जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फिर से अटेंशन सबका अपने तरफ खींचा है। इनकी उम्र जो है 17 साल है और ये एक्चुअल में जो इस समय वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप चल रहा है अजरबैजान के कैपिटल बाकू में, वहाँ पर इन्होंने विश्वनाथन आनंद को ही हरा दिया, जो इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं, उन्हें लाइव रेटिंग में हराया है। और इस तरीके से देखा जाए, जो पिछले 37 सालों में 37 ईयर में जो है ऐसा केवल एक बार और हुआ था। यानी आज ये दूसरा मौका है जब
विश्वनाथन आनंद जो है एक किसी अपने ही देश के प्लेयर द्वारा रिप्लेस किए गए। ऐसा 2016 में हुआ था जब जो है हरि कृष्णा ने उन्हें हराया था और अब फिर से हुआ है। तो इस तरीके से देखा जाए 1986 से 1987 से वो लगातार जो है FIDE के रैंकिंग में नंबर 1 है। यानी जब 2016 में वो हारे थे तब भी ओवरऑल जब रैंकिंग आई थी तो वो FIDE की रैंकिंग में वो नंबर 1 थे। तो पिछले जो है 37 ईयर से वो इस पोजीशन को मेंटेन किए हुए हैं। लेकिन अब जो लाइव रेटिंग प्रेजेंट टाइम की है 6 अगस्त कल की, तो गुकेश की जो रेटिंग है 2756 2756 पॉइंट है और उनका रैंक वर्ल्ड रैंक 9 है। वहीं जो है विश्वनाथन आनंद का 2754 पॉइंट है, यानी उनका रैंक उनके पीछे है। इस तरीके से देखा जाए तो टोटल जो है भारत में इस समय टॉप 10 में 2 प्लेयर 9 और 10th प्लेस पर भारत के ही प्लेयर हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हरि कृष्णा भी पहले 2016 में टॉप 10 में रहे हैं। इसके अलावा कोनेरू हम्पी जो है वर्ल्ड के वोमेन्स प्लेयर के बीच में चौथे नंबर पर और द्रोणवल्ली हरिका जो है 12th पोजीशन पर है, जो ये शो करते हैं कि आने वाले समय में भी भारत जो है एक और भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप मिलेगा और जो सिंगल ग्रैंड मास्टर अब तक रहे हैं आनंद, उनके हो सकता है कि उनको रिप्लेस करके कोई और आगे आ जाए। इस तरीके के चांसेज और भी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो जो प्लेयर जैसे कुछ प्लेयर हैं अर्जुन इरिगैसी, आर प्रज्ञानम आनंद एंड निहाल सरीन, ये भी ऐसे लोग प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल एरिना में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भारत के लिए एक गोल्डन जनरेशन के रूप में सामने आ सकते हैं चेस के फील्ड में। और गुकेश जो है काफ़ी ज़्यादा लीडिंग पोजीशन में एक्साइटिंग, जो सभी प्लेयर के बीच में काफ़ी एक्साइटिंग प्लेयर के रूप में उभर रहे हैं और पिछले 5 सालों से उनका करियर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहा है और हो सकता है आगे चल कर के वर्ल्ड टाइटल को भी वो चैलेंज कर दें और उसके लिए वो प्रमुख दावेदार बन सकते हैं। तो इस आर्टिकल में जो है स्पोर्ट्स सेक्शन से यही इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश के जो स्पोर्ट कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अभी प्रोग्रेसिव नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी एफर्ट हैं वो काफ़ी राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एवरी एक्ट ऑफ साइलेंस एम्पलीफाइज द हॉरर इन मणिपुर। मणिपुर में जो है कल फिर न्यूज आया था कि 5 लोगों की और हत्या हुई है। तो एक जो है इस आर्टिकल के माध्यम से ही कहा गया है कि साइलेंस जो है वही एक्चुअल में एम्पलीफाई करता है। ये बिल्कुल सही है। किसी व्यक्ति द्वारा जो कहता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम अभी नियमों का पालन करते हैं, उदार व्यक्ति हैं, लेकिन जब ऐन वक्त पर बोलने की आवश्यकता पड़े, जब कोई क्राइम हो रहा हो और वो उस समय न बोले, तो एक्चुअल में उस हॉरर इवेंट को, उस क्राइम को, वो भी जो भी वायलेंस हो रहे हैं उसे एम्पलीफाई करने में उसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो इसी को लेकर के एक आर्टिकल है, संजय हजारिका ने लिखा है। ये कौन है? कमेंटेटर हु वर्क ऑन द नॉर्थ ईस्ट एंड इट्स नेबरहुड एंड द ऑथर ऑफ 3 बुक इन नॉर्थ ईस्ट के साइड के राइटर हैं। इनका कहना है कि जो साइलेंस है वही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वो एम्पलीफाई करता है। और ये बहुत ही ट्रू बात है, बहुत ही जो है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में सही है, पास्ट में भी सही है, फ्यूचर में भी सही है। तो जो कुकी और जो या मेहती समुदायों के बीच में जो एक्चुअल में इथनिक वायलेंस हुए हैं और वुमेंस को जो है नंगा कर दिया गया, उन्हें परेड कराया गया, उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुए, रेप हुआ, इन सब चीज़ों को देख करके ऐसा लग रहा है कि वायलेंस किसी स्तर पर अब ख़त्म होने की स्थिति नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी इंसिडेंटें हो रही हैं। लेकिन इससे समस्या ये हो रही है कि हमारे जो कंट्री है, हमारे बहुत बड़े एस्पिरेशन हैं, हमारे जो पीपल्स हैं, नागरिक हैं, सिटीजन, इन सबकी एक एस्पिरेशन है। हम वर्ल्ड के 5th जो है टॉप इकोनॉमी है, हमारे पास प्रेजेंट टाइम में G20 की प्रेसिडेंसी है। तो जो हमारा ग्लोरियस हिस्ट्री होना चाहिए, जो ग्लोरियस हमारा प्रेजेंट होना चाहिए, जो रिफ्लेक्ट होना चाहिए वर्ल्ड लेवल पर, वो इससे धूमिल हो रहा है। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे जो नेम और फेम है वो सेम में बदलने की तरफ टेंडेंसी दिख रही है। और इसमें जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि पॉलिटिशियन को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जो सेक्सुअल वायलेंस है पूरे दुनिया में कहीं भी हो, पूरे देश में कहीं भी हो, वो किसी भी स्तर पर एक्सेप्टेबल नहीं है और उससे जो है बहुत सारी छवि नुकसान होती है, इकोनॉमी को बैड इफेक्ट पड़ेगा और प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर में भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर देखा जाए तो पूरे देश में इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट किया गया, नॉर्थ ईस्ट में किया गया,
इसके साथ साथ देश के सभी हिस्सों में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सभी जगह किए गए और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक वे में किया गया कि जो रेशियल इनइक्वलिटी है इसको इक्वलिटी की तरफ ले आना चाहिए। जो रेशियल या इथनिक वायलेंस है कम्युनिटी के लेवल पर, इन्हें किसी तरह रिजॉल्व किया जाना चाहिए, अदरवाइज ये एक बहुत ही हार्ड इवेंट बन करके उभरते चलेंगे। इसके रेफरेंस में एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि इस एथनिक क्लैश से बचने का एक एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में भी अवेलेबल है। जैसे बात की जाए चुमुकेडिमा एक जगह है जो कि दीमापुर टाउन में एक जगह है, एक कमर्शियल टाउन जो दीमापुर है उसी में है, ये नागालैंड में सिचुएटेड है, जहाँ पर फोरम फॉर नागा रिकन्सिलिएशन बनाया गया है। और एक्चुअल में वहाँ भी नागालैंड में भी कुकी और मेइती समुदाय रहते हैं, तो उनके बीच अगर किसी तरह का कोई क्लैश होता है, झगड़ा होता है, विवाद होता है, उस विवाद को सुलझाने के लिए फोरम फॉर नागा रिकन्सिलिएशन बनाया गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये काम अन्य राज्यों में भी किया जा सकता है कि एक रिकन्सिलिएशन कमेटी बना दिया जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट बनाया जाए जो कि किसी भी तरीके से हुए उत्पन्न विवाद को देखे। तो जो फोरम फॉर नागा रिकन्सिलिएशन है वो एक्चुअल में वहाँ पर शांति स्थापित करने में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है और वहाँ पर वो काम कर रहा है। आगे देखा जाए तो जो ये कुकी और नागालैंड में, कुकी और मेइती नागालैंड में है, वहाँ उनको इस फोरम से काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी की एक सिक्योरिटी मिला, यानी उनको एक पॉलिटिकल लीडरशिप में भी रोल मिल रहा है। उनके पास पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा एक सिक्योरिटी प्रदान की जा रही है कि जो कुकी और मेइती हैं उनके बीच किसी तरह के क्लैश को रोका जाएगा और उससे उनको काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है। ये प्रयास मणिपुर में या नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में या देश के किसी भी हिस्सों में जहाँ पर किसी तरह का क्लैश की संभावना हो, उस तरीके से काम किया जाना चाहिए। अब जब क्लैश एक राज्य में होते हैं किसी दो एथनिक ग्रुप के बीच में, तो उसका असर अन्य हिस्सों में भी पड़ता है। इसी तरह का एक और जो है दृश्य देखने को मिला है मिजोरम में, जो कि उसका पड़ोसी राज्य है। वहाँ पर क्या हुआ है कि वहाँ पर ये कुकी जनजाति ज़्यादा संख्या में है, तो वहाँ पर से अब वो जो कुकी हैं वो मेइतिस जो ग्रुप है उनको धमकियाँ दे रहे हैं भगाने के लिए। इस तरीके का स्टेटमेंट वहाँ से आया है कि वो उन्हें वार्निंग दे रहे हैं और वहाँ से वो भागने के लिए कह रहे हैं। और इस तरीके से बहुत सारे जो कुकीज हैं जो उन्होंने क्या किया है, मिजोरम में शरण लिया है, लेकिन वहाँ से मेइती को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। मिजोरम ने कहा है कि करीब करीब 12,000 लोग जो है कुकी और जोमी ट्राइब उसके यहाँ जिनके जो मणिपुर में हैं उनके रिलेटिव यहाँ रहते हैं, उन लोगों ने यहाँ पर शरण लिया हुआ है। इस तरीके से मिजोरम के ऊपर 12,000 लोगों का एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है। इसके साथ ही साथ मिजोरम में ऑलरेडी 40,000 से ज़्यादा चीन रिफ्यूजी भी हैं जो कि म्यांमार के हैं, यानी विदेशी भी मिजोरम में है और अपने देश के भी लोग हैं। तो मिजोरम में काफ़ी ज़्यादा बर्डन कुल 52,000 से ज़्यादा लोगों का आ गया है कि जो 12,000 यहाँ के कुकी और जोमी हैं और 40,000 चीन रिफ्यूजी हैं जो म्यांमार में जो वहाँ पर कू हुआ था, तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद जो वहाँ पर क्लैश चल रहे हैं मिलिट्री के बीच में और जो वहाँ के लोग जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं उनके बीच चल रहा है, जिसके वजह से वहाँ से भी 40,000 लोग भाग करके आए हैं, तो उनका भी समाधान अभी नहीं हुआ है। अब बात आती है अकाउंटेबिलिटी की। अगर कोई व्यक्ति इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, संविधान द्वारा शासन करने की शक्ति उसे मिली हुई है, तो सुप्रीम पर्सन नहीं है, उसकी एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती ही होती है। तो जो सेक्सुअल वायलेंस हुए हैं उसी के रेफरेंस में चीफ मिनिस्टर की जो है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस मामले को किसी तरह एक शांति प्रक्रिया में बदलें। लेकिन इससे पहले उन्हें जो है पब्लिक डोमेन में आकर के सारी बातें कहनी चाहिए। जैसा कि उन्होंने थोड़ा सा इंटरव्यू में कहा कि एक्चुअल में उनको तो इसके जो इतना ब्रॉड स्केल पर ये वायलेंस हो रहा है, हिंसा चल रही है, ये बात तो उनको इस वीडियो को देखने के बाद पता चला। यानी 19 जुलाई को जो कुछ 3 लड़कियों को, औरतों को नंगा करके परेड कराया गया है, रेप कराया गया है, जिनमें से शायद 2 के साथ, उनके जो है वीडियो देखने बाद इनका कहना है कि हमको पता चला है कि ये वायलेंस इतना व्यापक स्तर पर है। तो एंकर ने उनसे पूछा सीएम से, यू हैव टू सी द ग्राउंड रियलिटी, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ द सिमिलर केसेस एंड दैट इज़ द रीजन वाई द इंटरनेट इज शट ऑफ इन द स्टेट। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से कि ये तो आप ग्राउंड रियलिटी ही है, आप जो आज देख रहे हैं टीवी पर ये पहले से चल रहा है। इस तरह के बहुत सारे सिचुएशन तो हैं, तभी तो इंटरनेट बंद है,
तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कुछ भी आगे। जुडिशल कमीशन की जो है कि ये जिम्मेदारी है कि अब वो लेजिस्लेचर पर और एग्जीक्यूटिव पर एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे कि अगर कोई संवैधानिक पद पर है तो किस एक्सटेंट तक वो फ्री है, लिमिटेड है, और साथ ही साथ किस एक्सटेंट तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने कार्यों को करे। क्योंकि पुलिस प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पुलिस प्रशासन वहाँ पर वायलेंस को रोकने में असफल रही है। तो अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो ये केवल लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की नहीं है, जुडिशरी की भी है। इसके साथ साथ कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, उनकी भी है। जैसे सेक्सुअल जो वायलेंस हुए, इस केस में अभी क्वेश्चन ये बनता है कि इतनी भारी भरकम पुलिस व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव के होते हुए भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, और साथ ही साथ जुडिशरी ने भी सुओ मोटो बेस पर काम नहीं किया। इस इंसिडेंट के बारे में देखा जाए तो सबसे भयंकर जो स्थिति ये है कि नांगपोक सेकमई, ये एक थाना है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री कहा। यानी 2020 के जो रिकॉर्ड बना, नांगपोक सेकमई को पूरे भारत का सबसे अच्छा जो है पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है, और उससे 1 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पर ये पूरे इंसिडेंट हुए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जो पुलिस हैं, ये लोकल लेवल से अपने ऊपर अधिकारियों तक सूचना फैली कि नहीं फैली, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने क्या एक्शन लिया, एसपी ने क्या एक्शन लिया, इस पर ये विचार होना चाहिए कि उनकी एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स किए जाने चाहिए। इसके साथ साथ जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन हैं, उन्हें भी तो ये ध्यान रखना चाहिए कि देश में जब 3 मई से ही वायलेंस चल रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर बैठी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन क्या कर रही है, साथ ही साथ स्टेट लेवल पर भी स्टेट कमीशन फॉर वीमेन है, उसने क्या किया। तो उन दोनों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और कि वो एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे से कोऑपरेशन करें और मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, स्टेट से आंसर मांगें। इसके साथ साथ देखा जाए तो इंटरनेशनल एरिना में भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। भारत G20 का प्रेसिडेंट है इस समय। हम जो है बहुत लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th नंबर पर, और हम ग्रो भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे इंटरनेशनल रिलेशन जो होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये होता है कि जो हमारे देश में या हमारे बॉर्डर पर जो चल रहा है उसका भी इम्पोर्टेंस होता है। भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाया है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए, ईस्टर्न एशिया के लिए, लेकिन इस पॉलिसी का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ सकता है क्योंकि जो म्यांमार से सटे ये राज्य हैं वहाँ पर क्लैश हो रहे हैं, तो उसका असर म्यांमार पर, थाईलैंड, बांग्लादेश या कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इन देशों पर भी पड़ सकता है क्योंकि वहाँ पर ये इथनिक क्लैश वाली बातें जब जाएंगी तो असर पड़ेगा। परंतु उन देशों में भी क्लैश है, ये ध्यान रखना चाहिए। आर्टिकल में भले लिखा है लेकिन हम कह रहे हैं ये ध्यान रखने वाली बात है। बांग्लादेश में भी आपसी बहुत क्लैश है, म्यांमार में तो कुछ सत्ता का तख्ता पलट है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, वहाँ पर भी बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं, वहाँ भी कलह है। तो हमें इस एक तरीके से बैलेंस अप्रोच को लेकर के चलना चाहिए जिससे कि हमारे इंटरनेशनल एरिना में एक इम्पोर्टेंस बना रहे। नेक्स्ट एडिटोरियल है नूह मेवात, ओल्ड टेम्पलेट न्यू बैटल ग्राउंड। इसमें एक्चुअल में कोई विशेष बात नहीं है इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि जो वायलेंस हैं इनका एक बहुत पुराना इतिहास नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से ऐसी सिचुएशन चल रही है। अगर बात करें इस आर्टिकल में कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं अपने गायों को चराने जिस रीजन में जाते थे वो नूह मेवात ही, जिससे पहले मेवात कहा जाता था, आज उसे नूह कहा जाता है, वो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है। तो वहाँ पर भगवान कृष्ण पहले गाय चराते थे और वहाँ पर महाभारत में इस बात का भी उल्लेख है, वहाँ पर शैव यानी शैव संप्रदाय, हिंदू के धर्म के शैव संप्रदाय की 3 वहाँ पर तीर्थस्थल या धर्मस्थल भी हैं। तो ये जो रिलीजियस या कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं इनके पीछे का जो इन्होंने रीजन दिखाया है, ये इनका कहना है कि जो वहाँ क्लैश हैं उसके पीछे जो है ये लोकल रियलिटी ही सिर्फ नहीं है, नेशनल लेवल पर भी कुछ चीज़ें हैं जो विश्व हिंदू परिषद को इन्होंने जिम्मेदार दिखाया है कि उसी के एग्रेसिव पॉलिसी की वजह से ऐसा होता है। और जो वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उनमें किसी न किसी एक गुट का, चाहे मुस्लिम पक्ष से चाहे हिंदू पक्ष से, जो गुटबाजी हो रही है, वहाँ पर जो लोग अपने धार्मिक उत्सवों में जो है दूसरे पर जो है क्या करें आक्षेप लगा रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, इस तरीके की जो टेंडेंसी है वो एक नया बैटल ग्राउंड बन रहा है
जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, बस यहाँ पर यही कुछ फैक्ट्स को दिया गया है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस आर्टिकल को, एडिटोरियल को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आगे जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।